दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये जो हमारी वीडियो है अर्थात हमारी क्लास है छोटी सी, वो है नेट की इकाई 5 हिंदी का पिता। उस क्रम में दोस्तों आज हम बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाएँ दोस्तों हमारे सिलेबस में लगी हैं, एक भारत भारती और दूसरी साकेत का नवम सर्ग। तो दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे, उनकी दोनों काव्य रचनाओं पर और मैथिली शरण गुप्त जी पर, उन पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु और उन पर महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से हम दोस्तों पूरा सिलेबस हम आपका इसमें कंप्लीट कराएंगे, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर दोस्तों इसमें अगर डीपली अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारी क्लासेस लाइव क्लास के रूप में नेट इकाई 5 लाइव क्लास के रूप में दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, प्लेलिस्ट में हमारी, तो वहाँ पर भी आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर उसका सूक्ष्म रूप है, इससे भी आपका जो तैयारी है दोस्तों पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के बारे में पहले जानते हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले पत्र वैश्यपरक में छपती थी। कालांतर में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनकी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो रही। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष 1909 में हुआ, परंतु उन्हें प्रसिद्धि भारत भारती यानी 1912 से मिली। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं प्रबुद्ध की, तभी से यह राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को जो राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि मिली वो भारत भारती की उपरांत मिली। आखिर है दोस्तों, इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि गांधी जी ने प्रदान की थी। और इसके अलावा गुप्त जी ने सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। और गुप्त जी की जो राम भक्ति, गुप्त जी जो है दोस्तों वो राम भक्त कवि हैं। और मानस के बाद राम काव्य का जो दूसरा ग्रंथ है साकेत, उनकी रचना गुप्त जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातें होंगी, महत्वपूर्ण बातें होंगी दोस्तों, और छोटे छोटे रूप में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। हर एक लाइन, हर एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबको नोट करते रहें। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली भारत भारती निकली, जिसमें मुसद्दत हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की मूल और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है, यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुगों को बहुत प्रिय हुई। दोस्तों ये पूरा का पूरा कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उनके ये दोस्तों मैंने लिया है हिंदी साहित्य के इतिहास, उनकी पुस्तक से लिया है दोस्तों। और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से छोटा करके कैसे भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। और भी अन्य दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं जो गुप्त जी की रचना और गुप्त जी पर आधारित है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार है, यद्यपि गुप्त जी की जगत और जीवन को व्यक्त क्षेत्र में महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं। और साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का जो पूरा विकास दिखाई पड़ता है पर प्रबंधत्व की कमी है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षित न रह जाए। पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उनके वियोग वर्णन में खप गए हैं। तो दोस्तों यह भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आप शुक्ल जी की भाषा को पहचान सकते हैं उनके शब्दों से, और उनके लेखन के तरीके से आप पहचान जाएंगे कि यह जो कथन है वो शुक्ल जी का ही होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको दिखा, इस पंक्ति में भी आप देख सकते हैं, जैसे खप गए हैं शब्द जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, अन्य किसी आलोचक का नहीं है। अब मैं और आपको दोस्तों महत्वपूर्ण कथन के बता देता हूँ जो कि इस प्रकार है उनके प्रति। वो है, गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों के ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि में ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। दोस्तों यह वाला जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप ध्यान रखें। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। वह सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। दोस्तों यह वाला जो कथन है, और खासकर सबसे लास्ट वाली लाइन वो रामचंद्र शुक्ल जी की कही गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने
यह कथन किसके लिए कहा दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि आजकल लेटर में पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। चलते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, अब चलते हैं गुप्त जी की कला पक्ष। कला पक्ष के बारे में दोस्तों चलते हैं। गुप्त जी ने खड़ी बोली को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। गुप्त जी की भाषा सुगठित, सरल, परिष्कृत है। वह प्रसाद, ओजमे, माधुर्य तीनों गुणों से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे साकेत, जयद्रथ और सिद्धराज जो है वो प्रबंधात्मक शैली में। उन्होंने अपने काव्य में अलंकृत उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों। यशोधरा, साकेत व कुणाल गीत नाट्य शैली में तथा भारत भारती व पंचवटी जो है वो विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं दोस्तों। यह वाला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे बिंदुओं के दोस्तों माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें कि यशोधरा, साकेत जो है वो नाट्य शैली में है और भारत भारती व पंचवटी विवरणात्मक शैली में लिखी गई है। गुप्त जी ने वार्षिक और मासिक दोनों प्रकार के छंदों का माफ करें दोस्तों, गुप्त जी ने वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। वार्णिक में मारणी, बसंतिलका और मात्रिक में दोहा, आर्या, त्रोटक, सभैया, गीतिका, मनहरण आदि छंद उन्हें प्रिय रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये रही उनकी गुप्त जी का कला पक्ष। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस में लगी हुई भारत भारती। भारत भारती काव्य का गुप्त जी ने वर्ष 1912 में सृजन किया था दोस्तों। वर्ष 1914 में यह प्रकाशित हुआ। इसके प्रयोजन में गुप्त जी ने लिखा है कि कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्ण दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राज्य यानी कि राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने मोरनाहाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके एक ढंग की इस कविता हिंदुओं के लिए लिखने के लिए मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। तो दोस्तों ये लिखने का विषय, लिखने का कारण रहा भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त जी का दोस्तों। और इसकी वजह से ही उन्होंने लिखा। ये उन्होंने स्वयं की अपनी कथन है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त जी का मतलब लिखने का प्रयोजन इसमें उन्होंने बताया है कि किस वजह से उन्होंने भारत भारती को लिखा दोस्तों। अभी बने रहिएगा, मैं भी पूरी वीडियो अभी है उसमें भारत भारती के अलावा मैं उर्मिला वाला का ब्रहखंड भी दिखाऊंगा दोस्तों, साकेत भी, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊंगा। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा आपको दोस्तों कि हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसके जुड़ने के लिए दोस्तों आप मेरे इस फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज में दोस्तों मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूँ, हम ये टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों 2020 नेट JRF क्वालिफाई करने लोगों के सभी छात्रों के लिए हम कर रहे हैं। और मेरा वादा है कि जो भी छात्र मेरे इस टेस्ट सीरीज में कम से कम 10 से 15 टेस्ट अगर वो कर लेता है और 80% से ऊपर का एवरेज अगर उसका मार्क्स लाने का बन जाता है, तो मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों, उसका जो भी क्वालिफाइंग चाहते हैं वो अपना नेट या JRF उसका 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने मूल पाठ पर। भारत भारती में गुप्त जी ने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयास किया है। इस रचना में कई सामाजिक आयामों पर विचार करने का विमर्श किया गया है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब भारत भारती के बारे में मैं शुक्ल जी के कथन में दोस्तों और आपको बता देता हूँ, जो कि इस प्रकार है। यह पुस्तक पहला पहल है हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। इसकी लोकप्रियता का यह आलम था कि यह रचना उस समय प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों और शिक्षा संस्थानों आदि में गायब जाने लगी थी। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण रचना थी भारत भारती, यानी कि बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय पुस्तक कह सकते हैं दोस्तों भारत भारती उस समय की। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं उस पुस्तक के बारे में, क्या कहते हैं दोस्तों, कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों साकेत के बारे में, सॉरी माफ करें दोस्तों, भारत भारती के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों साकेत के बारे में, जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर जी से मिली। इसे लिखने में उन्हें लगभग 15 वर्ष लगे और इसका प्रारंभ 1916 में तथा समाप्ति 1932 में हुई। साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है। इस महाकाव्य में कथा कुल 12 सर्गों में विभक्त है। गुप्त जी ने साकेत में वैदर्भी काव्य तो गीति शैली का प्रयोग किया है। कवि ने अपना मूल ध्यान तो उर्मिला पर ही केंद्रित किया है, क्योंकि उर्मिला काव्य में उपेक्षित ना रह जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है, जो कि शुक्ल जी ने भी कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अब। श्याम सुंदर दास के अनुसार साकेत महाकाव्य है और इस महाकाव्य में स्तर स्तर पर कवि की प्रतिभा खूब चमकी है।
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साकेत एक जीवन काव्य है। साकेत के नवअक्षर उर्मिला के विरह का वर्णन दोस्तों किस प्रकार किया गया है वो और मैं आपको इसमें सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो राजा जनक में सन्यासी और गृहस्थी दोनों ही गुण विद्वान थे। वे राजा भी थे और योगी भी, अनासक्त भी थे। उनकी 4 पुत्रियाँ सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति थी। विरह की अनंत ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म और मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। लक्ष्मण के वन चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल हो गई और वह विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति व्याकुल हो गई। वह स्वयं को एकदम असहाय, अनाथ समझ बैठती है और वह तो पदार्थों का भोग भी सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रहे और 14 वर्ष की अवधि को पार कर सके, जिससे कि अपने प्रियतम के दर्शन कर ले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विरह की बहुत ही मार्मिक वर्णन दोस्तों यहाँ का पर दिखाया है और साथ ही मार्मिकता के साथ ही दोस्तों कर्णों में भावना के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि उर्मिला जो है वो एक स्वाभिमानी स्त्री है और वो क्यों नहीं वहाँ पर वन में जाती है और क्यों रुक जाती है, ये सारे कारण उन्होंने इसमें स्पष्ट किए हैं। और ग्रीष्म ऋतु की विषणता भी उसे उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। सब प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग उठती है। तत्पश्चात वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। आकाश में उमड़ घुमड़ घोर बिरहनी घन छा जाते हैं और समूची पृथ्वी जल से भीकर शीतल वन बन जाती है। पर ब्रह्मणी उर्मिला की अपनी वेदना से फिर भी मुक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है उनका। आगे चलते दोस्तों, बसंत ऋतु में खिलती कलियों को देखकर उर्मिला को अपनी पिछले दिनों की याद आती है और वह भी उन्हीं खिली कलियों की तरह कभी महक करती थी और कली थी, परंतु आज विरह के कारण उर्मिला अपने प्रियतम के हित का सदा ध्यान बना रहता है और इसलिए वह उन्हें रोक कर अपने मन को संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती दोस्तों। तो इसमें बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन जो है दिया है साकेत के बारे में, उर्मिला के बारे में। उर्मिला जो दोस्तों रामायण है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और वो अपेक्षित न रह जाए, गलत न सोच बैठे लोग दोस्तों। यह दर्शाया गया है कितना बड़ा बलिदान उर्मिला ने किया, अपने पति को तो बन जाने दिया और स्वयं न गई और फिर भी उनका विरह से उनका इंतजार करती है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कथानक लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो दोस्तों इसमें हमारा इतना ही है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है दोस्तों, इसमें नहीं मैं ला सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग मुझे कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इस पर आधारित करीब 40-50 प्रश्न है दोस्तों, वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा और उसमें बहुत छोटे प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको फिर भी हमारी अगर ये वीडियो लाइक लगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपकी सिलेबस पूरा हो जाए, आप कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। पूरा सिलेबस हम आपको पेपर से पहले कंप्लीट करा देंगे और टेस्ट सीरीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ हो।